मदीद, मैं हूँ शाहज़ेब अहमद और मैं हूँ इरम ज़ईम। खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे बड़े मार्के की। पीपल्स पार्टी ने बड़ा अपसेट कर दिया। शेर धारता रह गया, कमाल ना कर सका मगर तीर चल गया। कौमी असम्बली के हल्का ने 249 में जियालों ने मैदान मार लिया। गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक कादिर खान मंदोखेल 16,156 वोट लेकर जीत गए। मुस्लिम लीग नून के मिफ्ता इस्माइल दूसरे, कलदम तहरीक लब्बैक ने तीसरी पोजीशन हासिल की। तहरीक इंसाफ को बदतरीन शिकस्त हुई। बल्ला चला ना शेर की धाड़ गूंजी, पतंग की डोर कट गई, डॉल्फिन भी मुतासिर न कर सकी, तीर निशाने पर जा लगा। एन 249 के ज़िमनी इंतखाब में पीपल्स पार्टी जीत गई। हल्के के तमाम 276 पोलिंग स्टेशनों के गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज के मुताबिक पीपी उम्मीदवार कादिर खान मंदोखेल सिर्फ 683 वोटों के फ़र्क से कामयाब हुए। उन्होंने 16,156 वोट हासिल किए, जबकि नून लीग के मिफ्ता इस्माइल को 15,473 वोट मिले। PTI उम्मीदवार अमजद इकबाल आफरीदी 8,922 वोटों के साथ 5वें नंबर पर रहे। नून लीग का नताइज तस्लीम करने से इनकार, रिजल्ट के फोरेंसिक ऑडिट का मुतालबा कर दिया। लीगी उम्मीदवार मिफ्ता इस्माइल कहते हैं इलेक्शन कमीशन में नताइज को वो चैलेंज करेंगे। गैर मुनासिब बात है कि अचानक, और स्टेटिस्टिकली पॉसिबल नहीं है कि आप 190 पोलिंग स्टेशन में कंसिस्टेंटली लीड कर रहे हो, सारे सर्वेज में लीड कर रहे हो, फिर अचानक जो है वो आप लीड चेंज हो जाए। एकदम अजीब सी बात है कि आखिरी 50-60 पोलिंग स्टेशन के अंदर आप जो भी काम दिखा देते हैं और वो सारे के सारे डिले होते हैं। तो हमने फोरेंसिक ऑडिट मांगी है, हमने रिकाउंट मांगेंगे, हम फोरेंसिक ऑडिट मांगेंगे और हम जो टाइमिंग मांगेंगे कि हमको टाइम स्टैम्प दिखा दो कितने बजे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी कहते हैं हमने वो सीट जीती जो हमारे लिए नामुमकिन समझी जाती थी। मजीद कहा नून लीग किसी भी मरहले में आगे नहीं थी, समझ नहीं आती नून लीग ने जीत का ऐलान क्यों किया। लोगों ने PTI की जो एक महंगाई की पॉलिसी थी, जो एक क़यामत खेज़ एक महंगाई है, जो उनकी मईशत की बर्बादी की पॉलिसीज़ हैं, जो मुल्क को बर्बादी की तरफ लेकर जा रहे हैं, उसको मुस्तरद किया है। हल्के की आप हालत देखें, यहाँ पर वफाकी वज़ीर यहाँ से MNA था, यहाँ से MPA भी उनका है, यहाँ जो DMC का चेयरमैन था वो MQM और PTI का इत्तेहादी था, लेकिन उसके बावजूद उस हल्के में काम नहीं हुआ। ऐसी सीट जो हमारे लिए नामुमकिन समझी जाती थी, हम वो जीत सकते हैं। पीपल्स पार्टी इंशाल्लाह ताला कराची में बल्दियाती इलेक्शन भी जीतेगी और इंशाल्लाह ताला 2023 में जब आम इंतखाबात होंगे तो पीपल्स पार्टी कराची में और नशिस्तें जीतेगी। पहले फॉर्म से लेकर आखिरी फॉर्म तक PMLN किसी मौके पर भी हमसे आगे नहीं निकली। सिर्फ एक मौके पर TLP हमसे आगे गई है। TLP हमसे आगे गई है। TLP के वोट हमसे बड़े थे, हम सेकंड हो गए थे, नून लीग थर्ड थी। आखिर तक हम उनसे आगे थे, हमारे पास जो फॉर्म 45 आ रहे थे उसके मुताबिक। लेकिन अब अगर वो ये गलतफहमी में मुब्तला थे कि ये सीट कोई उनकी विरासत है और कोई उनको हरा नहीं सकता और ये हारने का उनका तसव्वुर नहीं हो सकता, तो मैं समझता हूँ कि ज़्यादती है। जो इंतखाबात हुए हैं वो मीडिया ने सारा दिन दिखाए हैं, साफ व शफाफ हुए हैं। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने कहा है कि मुस्लिम लीग से सिर्फ चंद वोटों से इलेक्शन चोरी हुआ। इलेक्शन कमीशन को मुतनाज़ इंतखाब के नताइज को रोकना होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये फतह आर्जी होगी। इंशाअल्लाह जल्द नून लीग वापस आ जाएगी। वोट को इज्जत मिल रही है और मिलकर रहेगी। मरियम नवाज ने अपने ट्वीट में NA 249 की आवाम का मिफ्ता इस्माइल को वोट देने पर तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। उनका कहना था कि ये हम सब के लिए एक अहम फतह है। आपके वोट चोरी करने वाले जल्द आपके कटहरे में होंगे, ऐसा वादा है। कौमी असम्बली के हल्का NA 249 में पीपल्स पार्टी के कादिर मंदोखेल की कामयाबी के बाद चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कराची वालों का शुक्रिया अदा किया है। बिलावल भुट्टो ने तमाम पोलिंग स्टेशन के नताइज सामने आने के बाद तीर की तस्वीर शेयर की। तहरीक इंसाफ ने NA 249 के नताइज मुस्तरद कर दिए। खुर्रमशेर जमान का कहना था कि इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन और पुलिस के जरिए धांधली की गई। पीपल्स पार्टी और नून लीग इलेक्शन मुहिम में कहीं भी नहीं थी। तमाम PTI की कामयाबी का बता रहे हैं। पीपल्स पार्टी का हल्के में वोट मौजूद नहीं है, इतने वोट कहाँ से मिले। वफाकी वज़ीर अली जैदी ने ट्वीट में कहा कि वाज़े हो गया करप्ट पीपल्स पार्टी और सूबाई इलेक्शन कमीशन का करप्शन में चोली दामन का साथ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना लाहे अमल आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में देगी।
PTI ने कराची को नजरअंदाज किया, कराची ने PTI को नजरअंदाज कर दिया। इंतखाबी मार्के में बल्दिया वालों ने तहरीक इंसाफ की पिटाई कर डाली। कराची वालों ने PTI मुखालिफ नारों की इब्तिदा कर दी है। आगे आगे देखिए होता है क्या। गवर्नमेंट के स्कूलों का निजाम ठीक करेंगे कि इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे, बिजनेस की पूरी मदद करेंगे। कहीं भी ऑरेंज ट्रेन की जरूरत थी वो कराची में ऐसे स्किल सेंटर बनाएंगे कि लोग नौजवान हुनर सीखे, सस्ते कर्जे देंगे नौजवानों को। इमरान खान अपने वादों और दावों पर यू टर्न लेते रहे, अवाम देखते रहे। यू टर्न कई दफा बड़ी अच्छी चीज होती है, बड़ी मुश्किलों से बचा देती है। कमाल यू टर्न है, प्राइम मिनिस्टर बन गया यू टर्न करते, प्राइम मिनिस्टर बन गया यू टर्न करते करते। कहावत मशहूर है कि 100 सुनार की और 1 लोहार की। इस कहावत को सच कर दिखाया है कराची वालों ने। हल्का एन 249 पर ज़िमनी इलेक्शन हुआ तो जिस कराची ने हुकूमत को सदरे मुमलिकत दिया, गवर्नर सिंध दिया, इमरान खान को वजीर आजम की कुर्सी तक पहुंचने में कौमी असम्बली की 14 सीटें फराहम की, उसी कराची ने हुकूमत के 14 में से एक पिलर को गिरा दिया है। ज़िमनी इलेक्शन में PTI कामयाबी से दूर नहीं बल्कि बहुत दूर दिखाई दी। PTI से कराची वालों की नाराजगी की वजह आखिर क्या हो सकती है, जानने की कोशिश करते हैं। तब्दीली सरकार ने पहले कराची के लिए 162 अरब के पैकेज का ऐलान किया, फिर 1100 अरब रुपए के पैकेज का लॉलीपॉप दिया गया। नया शहर बसाने की बातें हुई, पीने का साफ पानी देने के वादे किए गए, लेकिन शहर कायद की किस्मत पर पड़े ताले खुल न सके। मौजूदा वफाकी हुकूमत तो मुस्लिम लीग नून का मंसूबा ग्रीन लाइन भी मुकम्मल न कर सकी। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं पीपल्स पार्टी ने एक नशिस्त के लिए जिस तरह निज़ाम को यरगमाल बनाया, इलेक्शन इस्लाहात की ज़रूरत का एहसास पहले से ज़्यादा होता है। फवाद चौधरी ने मज़ीद कहा, एक बार फिर अपोजिशन से कहता हूँ, इमरान खान की तजावीज़ पर गौर करें। वोटिंग की शरह से अंदाज़ा होता है कि आवाम का इंतखाबी अमल से एतबार ख़त्म हो रहा है। मिफ्ता इस्माइल ने जिस तरह दिन रात काम किया, उन्हें खराज तहसीन पेश करता हूँ। शहबाज शरीफ ने बयान में कहा, मिफ्ता इस्माइल के वोटों की बर्तरी कैसे कम हुई पूरे पाकिस्तान ने देखा। पूरा यकीन है इलेक्शन कमीशन इंसाफ और शफाफियत के तकाजे पूरे करेगा। शहबाज शरीफ ने मज़ीद कहा, NA 249 में मसाइल के खात्मे के लिए अपनी आवाज़ उठाते रहेंगे। JUIF और ANP की हिमायत पर उनका शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने जस्टिस फ़ाइज़ ईसा और अपोजिशन रहनुमाओं के हवाले से साबिक DG FIA के इल्ज़ामात की सख्ती से तरदीद कर दी। एंकर पर्सन से मुलाकात का अहवाल जानते हैं इस्लामाबाद से अब्बास शबीर की इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म की टीवी चैनल्स के एंकर पर्सन्स के साथ बड़ी बैठक, बड़ी वजाहत दे दी। साबिक DG FIA बशीर मेमन के इल्जामात बेबुनियाद करार। दो टोक बता दिया कि बशीर मेमन को जस्टिस फ़ाइज़ ईसा के खिलाफ कभी केसेस बनाने का नहीं कहा। ये दलील भी दी कि रेफरेंस फाइल करने का काम जब बशीर मेमन का था ही नहीं तो इनसे क्यों कहता। खातून अव्वल की तस्वीर के मामले में मरियम नवाज पर दहशतगर्दी का मुकदमा बनाने का कहने की भी तरदीद। कहा, बशीर मेमन जो भी कह रहे हैं सब झूठ और लग़्व है। बशीर मेमन को नून लीग या पीपल्स पार्टी के खिलाफ केसेस बनाने का कभी नहीं कहा। इमरान खान ने बताया, बशीर मेमन सिर्फ ओमनी ग्रुप JIT में पेशरफ्त पर आगाह करते थे। इससे पहले बशीर मेमन को कोई खास जानता तक नहीं था। वज़ीर आज़म ने बताया कि ख्वाजा आसिफ केस की तहकीकात का फैसला काबीना इजलास में ही हो चुका था। बशीर मेमन से ये जरूर कहा था तहकीकात करें। ये कैसे हो सकता है कि वज़ीर खारजा और वज़ीर दिफा अकामा और तनख्वाह लेता हो। इमरान खान ने यह भी वाज़े कर दिया कि जहांगीर तरीन के मामले में इंसाफ होगा। पीपल्स पार्टी के रहनुमा बिलावल भुट्टो जरदारी ने PTI हुकूमत को करप्ट सरकार करार दे दिया। कहा, हुकूमत को बता दिया था नैब और मईशत साथ साथ नहीं चल सकते। इमरान खान नहीं माने और मुल्क की मईशत तबाह हो गई। इमरान खान को बदतरीन हुक्मरान के तौर पर याद रखा जाएगा। मजीद जानेंगे इस हवाले से समा के नुमाइंदे संजय साधवानी से। संजय, मजीद क्या कहना था पीपल्स पार्टी रहनुमा बिलावल भुट्टो का? जी बिल्कुल, बिलावल भुट्टो ने मजीद कहा कि इमरान खान एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्टें लहराकर सबको करप्ट कहते थे। आज वही इदारा कह रहा है कि PTI हुकूमत ने सबसे ज्यादा लूट मार की। एहतसाब को हथियार बनाकर सियासी मुखालफिन को निशाना बनाने वाले बिलावल का कहना है कि इमरान खान को तारीख के कूड़ेदान में भी जगह नहीं मिलेगी।
बिलावल ने मजीद कहा कि सदर जरदारी को झूठे मुकदमा में फंसाने के लिए इनके खिलाफ जाली सबूत ढूंढने का ठेका एक गैर मुल्की फोरम को देने वालों खुद इस इदारे के अरबों रुपए का जुर्माना अदा किया। करप्शन के झूठे इल्जामात की मुहिम जोई, मुकदमा और तहकीकात में कौमी खजाने के अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाने वाले कौम के असल मुजरिम है। क्या ये सियासी इंतकाम नहीं कि तहकीकात में PTI के वज़रा मुशीरों पर करप्शन साबित हुई, मगर इल्जाम की बुनियाद पर सिर्फ कोशिश या खेद में है। करप्शन तो सिर्फ एक बहाना है। इमरान खान का मकसद एहतसाब के नाम पर सियासी इंतकाम लेकर अपने इक़्तिदार के खिलाफ उठने वाली आवाज़ों को दबाना। आपने तफसीलन आगाह किया संजय, बहुत शुक्रिया आपका। बराह रास्त आपको लिए चलते हैं। PTI रहनुमा खुर्रम शेर जमान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। बात हो रही है तो उसकी कसूरवार जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, क्योंकि उन्होंने अपना हक अदा नहीं किया, अपनी जिम्मेदारी उन्होंने पूरी नहीं की और इस इलेक्शन को इस कोविड के दौरान भी जाने दिया। हज़ारों की तादाद में हमने देखा लोग निकले इस इलेक्शन के अंदर और बड़े बड़े जलसे तमाम सियासी जमातों ने NA 249 बल्दिया के इलाके में करे, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा इलेक्शन कमीशन के ऊपर। उसके साथ साथ जो सबसे बड़ी बात है जिसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहूँगा वो इलेक्शन रिज़ल्ट के बारे में बात करना चाहूँगा। हैरत की बात है कि एक सियासी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दूसरी सियासी जमात PMLN जो मुकाबले में कल हमें नज़र आई, हालांकि 28 तारीख की रात तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये इलेक्शन जीत रही थी। 28 तारीख की रात तक जितने वहाँ पे जलसे हुए, जितने बड़े प्रोग्राम्स हुए वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने करे। 29 तारीख को जब इलेक्शन होता है तो इलेक्शन के जितने भी कैंप्स लगे हुए हैं तमाम सियासी जमातों के सबसे ज़्यादा रश आप देखते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंप्स के ऊपर बनिस्बत बाकी सियासी जमातों के। हाँ, कुछ इक्का दुक्का यूसीज ऐसी होंगी जहाँ पे बाकी सियासी जमातों की नुमाइंदगी ज़्यादा होगी, लेकिन हमने ये देखा कि हमारे कैंप्स के ऊपर सबसे ज़्यादा रश थी। यहाँ तक कि जो सिस्टम हम यूज़ कर रहे थे जिसको CMS कहते हैं, हमारे CMS सिस्टम के थ्रू अंदाज़न कोई 17.5 से 17,500 लोग हमारे कैंप्स के ऊपर आए। उन्होंने आके अपने वोट्स के बारे में मालूमात ली, उन्होंने वो स्लिप्स हासिल की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंप्स के ऊपर आके कि उनका वोट कौन से कैंप में, उनका वोट नंबर क्या है। ये हमारा सिस्टम बता रहे 17,500 वोट, लेकिन जब हम अपने रिज़ल्ट को देखते हैं तो हमारा रिज़ल्ट जो है वो 17,000 तो बहुत दूर है, उसके आधे से भी नीचे रिज़ल्ट आता है। बल्दिया का वो इलाका जहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत मुझे एक स्कीम दिखा दे कि उन्होंने कोई पानी की स्कीम बनाई हो, कोई उन्होंने तरक्याती कामों की कोई एक स्कीम बनाई हो इन 14 सालों के अंदर, कोई बड़ा तरक्याती काम कराया हो। बल्दिया के अंदर तो रिज़ल्ट पीपल्स पार्टी का ऐसे आया है कि जैसे 14 साल से बल्दिया के इलाके के अंदर दूध की नहरें बह रही हैं। कोई बल्दिया की ऐसी गली नहीं, कोई बल्दिया का ऐसा मोहल्ला नहीं, कोई बल्दिया का ऐसा घर नहीं जो कि ये बोल दे कि बल्दिया के इलाके के अंदर पानी उनको मिलता हो। बल्दिया की आवाम के मुताबिक एक महीने के अंदर एक दिन महीने में 2 घंटा पानी उनको मिलता है। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की परफॉर्मेंस है। पूरा बल्दिया का इलाका टूट फूट का शिकार था और हमारे मिनिस्टर, हमारे MNA फैसल वाडा साहब ने अपने 2 साल के अरसे के अंदर 35 करोड़ रुपए लगाकर बल्दिया की तमाम सड़कों की मुरम्मत कराई। क्योंकि पानी की जिम्मेदारी फराहम करना पीपल्स पार्टी की जिम्मेदारी थी, वो उसके अंदर नाकाम हुए। बल्दिया के अगर आप स्कूल्स के हालात देख लें, बल्दिया का अगर हेल्थ के निज़ाम को आप देख लें, वो तबाहाली का शिकार है। और हम रिज़ल्ट ऐसा देख रहे हैं कि जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वहाँ पे शहदाई बैठे हुए हैं, जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वहाँ पे कोई मुरीद बैठे हुए हैं, जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए लोग मर रहे हैं वहाँ पे उनको देखने के लिए। कौन सा ऐसा सर्वे है जो पाकिस्तान के 3 बड़े सर्वे करने वाली कंपनीज, जिससे बड़ी बड़ी मीडिया की जो मीडिया जो जिनसे सर्विस कराती हैं, कोई एक ऐसी कंपनी जिसने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हक के अंदर जो है सर्वे के अंदर उनको 4थे या 5वें नंबर से ऊपर नंबर दिया हो। 3 दिन पहले भी जो सर्वे हुआ उसके अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहीं भी नहीं थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सर्वे, तमाम सर्वेज में हम सबसे ऊपर थे। ये हम इलेक्शन जीत रहे थे, हमारे कैंप्स के ऊपर रश थी, हमारे CMS सिस्टम के ऊपर सबसे ज़्यादा तादाद में लोग आए, लोगों ने वोट रजिस्टर किया। लेकिन जब रिज़ल्ट आता है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो आती है 3रे या 4थे नंबर के ऊपर। मिफ्ता इस्माइल जो 2रे नंबर पर आए, जिस दिन उनको वहाँ पे लोगों की बातें सुनने को मिली थी, उसके बाद तो मिफ्ता इस्माइल हल्के के अंदर नज़र नहीं आए। मिफ्ता इस्माइल ने तो अपनी कैंपेन को आखिर के 2 दिन में आके लोगों से मुलाकात की है,
टोटल कैंपेन में मिफ्ता इस्माइल जो जब लोगों से बातें सुनने को मिली उसके बाद तो वो हल्के में नहीं आए। तो मैं तो हैरान हूँ कि मिफ्ता इस्माइल जो है वो किस तरीके से इतने वोट हासिल कर गए। ये इलेक्शन पूरा प्री प्लान्ड इलेक्शन था। ये इलेक्शन का पूरा फैसला किया गया हुआ था कि इलेक्शन किसने जीतना है, उसने कैसे जीतना है, किसको कौन से नंबर के ऊपर लेकर आना है, किसको दूसरे नंबर के ऊपर लेकर आना है, किसको तीसरे नंबर के ऊपर लेकर आना है। अंदाज़न 80 से 90 हमारे पास जो पोलिंग स्टेशन के फॉर्म 45 है वो हमारे लड़कों को मिले ही नहीं है। जो फॉर्म 45 हमें मिले, अगर उसका भी आप रिज़ल्ट देख लें तो जो मौजूदा रिज़ल्ट हमारा आया है उससे ज़्यादा हमें वोट हासिल हुए हैं। अगर पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन कमीशन ने इस 2 नंबरी से ही इलेक्शन कराने हैं तो फिर मेरे ख्याल से सियासी जमातों को इलेक्शन लड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। ये जाके सेटिंग बना लें, इलेक्शन कमीशन से पूछ लें कि उनकी किसके साथ सेटिंग है, उनको क्या अहकामात आए, उन्होंने किस तरीके से रिज़ल्ट को निकालना है। हमें रमज़ान के महीने में इतनी मेहनत करने की, धूप में निकलने की ज़रूरत क्या है। अपने घर बार को छोड़ के, अपने कारोबार को छोड़ के हम काम करें दिन रात, इतना पैसा लगाएं और उसके बाद रिज़ल्ट वो आए जो कि बिल्कुल हैरान कौन हो। सो मैं ये पूछना चाहता हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, इनके मिनिस्टर से कि ज़रा ये बताएं तो सही आगे कि इन्होंने बल्दिया में किया क्या। कोई बल्दिया का एक आदमी तो सामने आए जो बताए कि बल्दिया के अंदर उसके घर में पीने का पानी आ रहा है। एक आदमी मिले। हर बल्दिया के यूसी के अंदर आप चले जाएं, यूसी 23, 29, 30 से लेके 37 तक जो कैंपेन में वहाँ पे मेरे लड़के काम करते रहे, हर शख्स ने एक ही बात बोला कि बल्दिया का इलाका बूंद बूंद के लिए पानी के लिए तरसता है। हाँ, क्योंकि हमारी हुकूमत यहाँ पे सूबाई हुकूमत नहीं थी तो वो पानी की जिम्मेदारी तो पीपल्स पार्टी की थी। हमारे पास जो फंड्स अवेलेबल थे उस फंड के ज़रिए फैसल वार्डन ने पूरे बल्दिया की तमाम सड़कें बनाई। जो काम बेहतर कर सकते थे वो हमने करे। हमने तो यहाँ तक कहा कि अगले फ़ंड के अंदर हम यहाँ पे आरओ प्लांट्स लगाएंगे लोगों को पानी देने के लिए, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने तो अब भी लोगों को वो सहूलियत फराहम नहीं करनी है। लिहाजा इस इलेक्शन को हम मुस्तरद करते हैं, इसके रिज़ल्ट को हम मुस्तरद करते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गया है साफ़ व शफाफ इलेक्शन कराने में। जितनी भी सियासी जमातें हैं, मैंने और किसी सियासी जमात का आपके सामने नाम नहीं लिया, मैं पीपल्स पार्टी का नाम इसलिए ले रहा हूँ कि ये पीपल्स पार्टी की कामयाबी ये साबित कर रही है कि ये इलेक्शन रिग्ड है। अगर कोई और सियासी जमात जीती तो हम 10 बातें कर सकते थे, हम उनकी नाकामी उनकी कामयाबी के ऊपर बात कर सकते थे, हम अपने मुकाबले के ऊपर बात कर सकते थे, हम कैंपेन के ऊपर बात कर सकते थे। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कामयाबी के ऊपर बात करना, इस बात को जिक्र करना, पूरा बल्दिया इस वक्त हैरान और परेशान है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कैसे जीत गई। मैं आपको बताऊं कि जो PS 88 मलिर का इलेक्शन हुआ है, उस इलेक्शन के अंदर भी मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तहरीक इंसाफ के बहुत बड़े नंबर से जीत रही थी, लेकिन जो रिज़ल्ट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मलिर के इलेक्शन के अंदर आया वो भी काबिल कबूल नहीं है जितना नंबर ऑफ़ वोट्स उन्होंने हासिल करे। जो पीपल्स पार्टी की कराची के लोगों के साथ जो इनका रवैया है, कौन सा कराची का शहर है जो इनके साथ खड़ा होगा, कौन सा शहरी है जो इनके साथ खड़ा होगा। सिर्फ कराची नहीं, चाहे वो लाड़काना हो, चाहे वो नवाबशाह हो, चाहे वो हैदराबाद हो, चाहे वो सखर हो, कौन सा ऐसा शहर है, कौन सा ऐसा घर है जो पीपल्स पार्टी की पॉलिसी से वो खुश है। लेकिन जब हम रिज़ल्ट देख रहे हैं तो वो रिज़ल्ट के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो बड़े बड़े वोट से जीत रही है। मुझे नहीं पता इन्होंने कौन से निज़ाम को इलेक्शन कमीशन में ख़रीदा, किसको इन्होंने कितना पैसा दिया, किसको इन्होंने क्या क्या ऑफ़र्स दी। सो मैं चाहता हूँ कि इलेक्शन कमीशन का भी ऑडिट कराया जाए, इलेक्शन कमीशन के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं उनको भी देखा जाए कि कितनी जायदादें उनकी बन गई हैं, कितना पैसा उनके पास है, कहाँ पे रहते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं। इनके भी फैमिली मेम्बर्स के बैंक अकाउंट चेक कराए जाएँ, इनकी भी सोर्स ऑफ इनकम को देखा जाए कि इनकी तनख्वाहें कितनी, इनके खर्चे खराजात कितने हैं। क्योंकि डेफिनेटली इस इलेक्शन को बीइंग प्रेसिडेंट PTI कराची, इस इलेक्शन को मैं देख रहा था, इस इलेक्शन का कैंपेन मैनेजर मैं था, मैं हक़ाइक़ को जानता हूँ। मुझे पता था कि मेरी कौन सी सियासी जमात के साथ इस इलेक्शन के अंदर मुकाबला है। मैं ये भी जानता था कि रिज़ल्ट बहुत करीब रिज़ल्ट होगा, साथ मिलते जुलते रिज़ल्ट फाइनलाइज होगा। लेकिन पीपल्स पार्टी का नंबर 1 पे पोजीशन पे आ जाना ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने यही फ़ैसला किया है कि इसी तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आने वाले बल्दियाती इलेक्शंस कराने हैं, इसी तरीके से 2023 के इलेक्शन की इन्होंने तैयारी की है,
तो मैं तो कहता हूँ कि किसी सियासी जमात को इलेक्शन लड़ने की ज़रूरत नहीं है। इलेक्शन कमीशन को जाके कागज़ दे दें और उनसे पूछें कि लिख के दे देंगे पहला नंबर, दूसरा, तीसरा नंबर इन्होंने किसको देना है। सिर्फ़ और सिर्फ पैसा चल रहा है, माल चल रहा है, लोगों को ख़रीदा जा रहा है, रिज़ल्ट को तब्दील किया जा रहा है या रास्ते में डब्बों को तब्दील कर दिया गया। एक दौर में जिस तरह इनकम लंदन काम करती थी शहर कराची के अंदर, जिसमें सबको पता था कि लोग जाके वोट डालने जाते थे और उनको कह दिया जाता था आपका तो वोट डाला हुआ है, आप जाएँ। इन्होंने पीपल्स पार्टी ने कोई नया सिस्टम निकाला है, कोई नया तरीका निकाला है इलेक्शन को रिग करने का। इनका जो सिस्टम है वो मेरे ख्याल से वो आवाम के वोटों से या ठप्पे लगानों से नहीं है। जी, रहनुमा खुर्रम शेर ज़मान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उनकी जानिब से ये कहा गया है कि हम इस इलेक्शन को मुस्तरद कर देते हैं। इलेक्शन का फ़ैसला पहले ही कर लिया गया था। इलेक्शन कमीशन शफाफ इंतखाबात कराने में नाकाम रहा। आपको बताएं, वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। कलअदम तहरीक लब्बैक की दरख्वास्त पर 3 रुकनी कमेटी कायम करने का फ़ैसला भी किया गया है। अहम इजलास हुआ है। कलअदम तहरीक लब्बैक की दरख्वास्त पर 3 रुकनी कमेटी कायम करने का फ़ैसला भी किया गया है। आपको बताना चले, इजलास में कलअदम TLP की दरख्वास्त पर कानूनी पहलुओं का जायज़ा लिया गया। तहरीक लब्बैक ने पाबंदी ख़त्म करने के लिए वज़ारत दाखिला से रुजू किया था। आपको बताएं, वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। कलअदम तहरीक लब्बैक की दरख्वास्त पर 3 रुकनी कमेटी कायम करने का फ़ैसला किया गया है। इसके साथ साथ इजलास में कलअदम TLP की दरख्वास्त पर कानूनी पहलुओं का जायज़ा भी लिया गया है। बात कर लेते हैं समा के नुमाइंदे अब्बास शबीर से। अब्बास, बताइए इस बारे में। जी बिल्कुल, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की नजरसानी दरख्वास्त पर वज़ीर दाखिला शेख रशीद की ज़ेर सदारत एक मशावरती इजलास हुआ है, जिसमें TLP की नजरसानी दरख्वास्त पर गौर किया गया, कानूनी पहलुओं का जायजा भी लिया गया है। वज़ारत दाखिला ने सीनियर अफसरान पर मुश्तमिल 3 रुकनी कमेटी कायम करने का फैसला किया है। इस कमेटी में वज़ारत कानून और वज़ारत दाखिला के सीनियर अफसरान शामिल होंगे। नजरसानी दरख्वास्त इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत दी गई है। TLP ने अपना मौक़िफ़ इस दरख्वास्त में दिया है कि हम दहशतगर्द नहीं, सियासी जमात है, हमारे ऊपर से बैन ख़त्म किया जाए। ताहम वज़ारत दाखिला ने तमाम कानूनी पहलुओं का जायजा लेते हुए एक 3 रुकनी कमेटी कायम करने का फैसला किया है। कौन कौन इस कमेटी में शामिल होगा वो आइंदा हफ्ते इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया अब्बास शबीर आपका। कराची की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में हंगामा आराई और दहशतगर्दी के इल्ज़ाम से मुतालिक केस की समाअत हुई। कलअदम TLP के 25 से ज़ायद कारकुनान अदालत में पेश हुए। अदालत ने मुल्ज़िमान की जमानत मंजूर कर ली। बिल्कुल, TLP सरबराह साद रिजवी की गिरफ्तारी पर मुल्ज़िमान ने हंगामा आराई की थी। मुल्ज़िमान को 30-30 हज़ार रुपये के मुचलके जमा कराने का हुक्म दिया गया है। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने मुल्ज़िमान की जमानत मंजूर कर ली है। कलअदम TLP के 25 से ज़ायद कारकुनान अदालत में पेश हुए। आपको बताएं, कराची की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में हंगामा आराई और दहशतगर्दी के इल्ज़ाम से मुतालिक केस की समाअत हुई। कलअदम TLP के 25 से ज़ायद कारकुनान अदालत में पेश हुए। अदालत ने मुल्ज़िमान की जमानत मंजूर कर ली। कोरोना वायरस की वार जारी है। एक दिन में मजीद 131 अफराद इंतकाल कर गए। मजमूई अमवात की तादाद 17,811 हो गई। 24 घंटे के दौरान 5,112 नए केसेस रिपोर्ट हुए। NCOC के मुताबिक मुल्क में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 10.41% रिकॉर्ड की गई। कोरोना की तीसरी लहर मजीद 131 अफराद की जान ले गई। 24 घंटे में 5,112 अफराद में वायरस की तस्दीक। फाल केसेस की तादाद 91,547 तक जा पहुँची। NCOC के मुताबिक मुल्क में कोरोना से मजमूई अमवात की तादाद 17,000 हो गई। गुज़श्ता रोज सबसे ज्यादा पंजाब में 83 अफराद मौत के मुंह में चले गए। खैबर पख्तूनख्वा में 36, आज़ाद कश्मीर 5 और सिंध में 4 अमवात। इस्लामाबाद 2 और बलोचिस्तान में 1 शख्स जिंदगी की बाजी हार गया। मुल्क में कोरोना के फैलाव की शरह 10.41% रिकॉर्ड। इस वक्त 6,507 मरीज अस्पतालों में ज़ेरे इलाज हैं। मुल्तान में 74%, लाहौर 72, मर्दान 64 और गुजरावाला में 59% वेंटिलेटर्स भर गए। मुल्तान में 77%, गुजरावाला 74, पिशावर 70 और नौशहरा में 67% ऑक्सीजन बेड्स ज़ेरे इस्तेमाल हैं। आपको बताएं, कोरोना के तशवीशनाक मरीजों की तादाद 5,000 से तजावुज़ कर गई है। वफाकी वज़ीर असद उमर का ट्वीट, कहा इंतहाई निगहदाश्त में ऑक्सीजन पर 5,360 मरीज मौजूद हैं। गुज़िश्ता साल जून से ये शरह 57% से ज़्यादा है। आइंदा चंद हफ्ते इंतहाई अहम हैं। वबा को फैलने दिया गया तो कोई सिस्टम इसका मुकाबला नहीं कर पाएगा। आपको बताएं, कोरोना के तशवीशनाक मरीजों की तादाद 5,000 से तजावुज़ कर चुकी है। वफाकी वज़ीर असद उमर का ट्वीट, कहा इंतहाई निगहदाश्त में ऑक्सीजन पर 5,360 मरीज मौजूद हैं। गुज़िश्ता साल जून से ये शरह 57% ज़्यादा है। आइंदा चंद हफ्ते इंतहाई अहम हैं। वबा को फैलने दिया गया तो कोई सिस्टम इसका मुकाबला नहीं कर पाएगा।
कोरोना के बढ़ते केसेस ने मीठी ईद की खुशियों को फीका कर दिया। अब ना चांद रात को मीना बाजार सजेंगे, ना ही ईद पर कोई सियाहती मकाम खुलेगा। NCOC ने बड़े फैसले कर लिए। घर रहो महफूज रहो पर मुकम्मल अमल दरामद किया जाएगा। 5 से 20 मई तक बैरून मुल्क से आने वाली परवाजें भी महदूद कर दी जाएंगी। अरहम खान की रिपोर्ट। 15 मई तक ईद की छुट्टियां होंगी, लेकिन ये छुट्टियां घर पर गुजारना पड़ेंगी। ईद उल फितर पर घर रहो महफूज रहो की हिकमत अमली के तहत NCOC ने 8 से 16 मई तक बैनुल सूबाई और इंट्रासिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद करने का ऐलान कर दिया। ईद के लिए 70% मुसाफिरों के साथ इजाफी ट्रेनें 7 मई तक चलाई जाएंगी। रवां साल ईद पर चांद रात के बाजार नहीं सजेंगे, मेहंदी चूड़ियों के स्टॉल्स नहीं लगेंगे। NCOC इजलास में होने वाले फैसलों के मुताबिक तमाम मार्केट्स, तजारती मराकज और दुकानें बंद रहेंगी। अलबत्ता ग्रोसरी स्टोर्स, फार्मेसीज खुली रहेंगी। यौम अली शब कदर एतकाफ जुमतुल विदा के लिए गाइडलाइंस 1 मई को जारी की जाएंगी। ईद पर मरी, गलियात, सवात, कलाम, सी व्यू, बीचेस, शुमाली इलाकाजात और तमाम सियाहती मकामात बंद होंगे। ताहम गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर के शहरी घरों को वापस जा सकेंगे। 5 से 20 मई तक बैरून मुल्क से आने वाली परवाजें भी महदूद कर दी जाएंगी। NCOC के मुताबिक ईद के दिनों में बिजली की लोड शेडिंग नहीं की जाएगी। अरहम खान, समा, इस्लामाबाद। कोरोना के फैलाव पर काबू ना पाया गया तो लॉकडाउन के सिवा कोई चारा नहीं होगा। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने खबरदार कर दिया। कहा, लाहौर में मुस्बत केसेस की शरह 22% से बढ़ गई है। मजमूई तौर पर शरह 14 से 15% तक पहुंची तो सख्त फैसले करना पड़ेंगे। नोटिफिकेशन व्हाट्सएप ग्रुप्स में चल रहा है वो जाली है। लाहौर में तकरीबन जो शरह है आज वो 22.3% पर पहुंच गई। ओवरऑल शरह है वो तकरीबन 11.5% के ऊपर है। शरह बढ़कर 14% या 15% पे चली गई तो हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं बचेगा इसके अलावा कि हम लॉकडाउन की तरफ जाएं। NCOC इस वक्त पूरी एक डॉक्यूमेंट तैयार कर रही है कि लॉकडाउन का मतलब क्या है, किन सप्लाईज को बहाल रखना है। पूरा ऑपरेशनल प्लान जो है वो तैयार हो रहा है। दुआ ये है कि हम बच जाएं लॉकडाउन से, लेकिन अगर ये केसेस बढ़े तो हमारे पास और चारा नहीं है। UK स्ट्रेन के बाद सिंध में साउथ अफ्रीकन स्ट्रेन की भी तशखीस हो गई। हैदराबाद में UK स्ट्रेन के फैलाव का ज्यादा खतरा है। रिपोर्ट कर रहे हैं मुदस्सिर नज़ीर। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान गिलगित बल्तिस्तान पहुंच गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म गिलगित बल्तिस्तान के लिए तरक्याती पैकेज का आगाज़ करेंगे। इमरान खान को सयाहत के फ़रोग़ पर भी ब्रीफिंग दी जाएगी। बात कर लेते हैं नुमाइंदा खुसूसी अब्बास शबीर से। अब्बास, बताइएगा इस बारे में। देखिए, वज़ीर-ए-आज़म का एक रोज़ा दौरा है। कुछ ही देर पहले वज़ीर-ए-आज़म गिलगित पहुंचे हैं। वफाकी वज़रा असद उमर, अली अमीन गंडापुर, डॉक्टर सानिया निश्तर और जुल्फी बुखारी भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा हैं। गिलगित आमद पर गवर्नर और वज़ीर गिलगित बल्तिस्तान ने वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म गिलगित में मुनक़्क़दा कुछ तक़रीबात से भी खिताब करेंगे। कुछ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हैं उनका भी इफ्तिताह किया जाएगा। एहसास नशोनुमा मराकज़ के क़याम का वज़ीर-ए-आज़म ऐलान करेंगे। फिल वक्त गिलगित बल्तिस्तान की 3 अज़ला में 8 एहसास नशोनुमा मराकज़ कायम हो चुके हैं, जिसका इफ्तिताह भी आज वज़ीर-ए-आज़म करेंगे। दीगर अहम तक़रीबात में भी वज़ीर-ए-आज़म शिरकत करेंगे। बहुत शुक्रिया अब्बास शबीर आपका। गंदम का सरकारी रेट सिंध में 2000 रुपये मन मुकर्रर किया गया है, लेकिन किसान को सिर्फ 1600 रुपये मिलते हैं। वो क्यों, बता रहे हैं साहिल जोगी अपनी रिपोर्ट में। नापतोल में कमी जानकर आपको गुस्सा आता होगा, लेकिन कभी सोचा है उन किसानों का जिनसे 42 किलो गंदम ली जाए लेकिन अदायगी सिर्फ 40 किलो की हो, वो भी मन माने रेट पर। गंदम की इस कहानी में सिर्फ करप्शन ही करप्शन है। गंदम तैयार होती है तो खुशी के शादियाने बजते हैं। किसानों का हाल मुस्तकबिल इसी फसल से जुड़ा होता है। फिर आता है अप्रैल, यानी कटाई का सीजन। फसल कटती है और साथ साथ किसानों की जेब भी। सरकार गंदम खरीदारी का रेट 2000 रुपए मुकर्रर करती है, लेकिन आड़ती 1600 रुपए से जायद गंदम खरीदने को तैयार नहीं। 42 किलो से जायद गंदम लेकर 40 किलो के रेट लगाए जाते हैं। बोरी का वजन हटा भी दें तो आड़ती 2 किलो गंदम बतौर कमीशन काट लेता है। फिर यही आड़ती किसान का रूप धार कर सरकारी गोदामों में गंदम बेचने पहुंच जाता है और हर बोरी पर 400 रुपए कमा लिए जाते हैं। हो इस तरह रहा है कि गोदाम इंचार्ज जितने भी हैं, उनके अपने एजेंट हैं, उनके अपने जो हैं व्यापारी हैं, वो गंदम लेके आ रहे हैं। वो गंदम ला के गोदामों में डायरेक्ट दे रहे हैं फार्मर को। बारदाना तो ये बेच चुके हैं। 50 रुपये फी बैग से 100 रुपये फी बैग पे बारदाना इन्होंने व्यापारियों को सेल कर दिया है, और उसी हवाले से बारदाना तो है ही नहीं। अब बारदाना सिर्फ व्यापारियों के पास है। वो गंदम औने पौने दाने फार्मर से ले रहे हैं
और गवर्नमेंट के गोदामों में पहुँचा रहे हैं। गंदम करप्शन सिर्फ यही नहीं रुकती, बोरियों में हेर फेर पर मुअत्तल अफसरान दोबारा हुकूमती सेंटर्स में तैनात होकर किसानों को मजीद लूटते हैं। अभी इंक्वायरी है, अभी मेरे पास अभी वो उनका लेटर भी आया है नेब का, उससे पहले नहीं थी। ये बारदाने की इंक्वायरी है, बारदाने का इतना वो इशू नहीं होता, बारदाने की है। किसान को फी मन गंदम पर 300 रुपए से ज्यादा नफा नहीं मिलता। अगर दरमियाने दर्जे का किसान 100 मन गंदम बेचे तो भी उसका मुनाफा मुश्किल से 30,000 रुपए होगा, जो इसे 6 माह तक चलाने हैं। लेकिन एजेंट बगैर सरमाया लगाए लाखों रुपए बटोर लेता है। साहिल जोगी, समा, सखर। फिर वक्त इतना है। किसी भी खबर के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sama.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।